Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिहाज से. इसका नाम है लाइसोसोम्स. चैप्टर 4 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो डिटेल्स देखते हैं बोर्ड के ऊपर. टॉपिक है हमारा लाइसोसोम्स. जी स्टूडेंट्स, अब ये प्रीवियसली कुछ थोड़ा बहुत इसका हम जरा बैकग्राउंड अगर देखें तो सबसे पहले एक चीज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में पढ़ी थी जिसका नाम था फेगोसाइटोसिस. ओके, कोई डिफाइन कर सकता है इस प्रोसेस को? फेगोसाइटोसिस. यस, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग द फूड. खुराक को निगलने का जो अमल है दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि बहुत सारे बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके सेल एनर्जी हासिल कर लेता है. ओके, तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. अब फेगोसाइटोसिस करता कौन है? तो दीज आर द ऑर्गेनेल्स जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम्स. ओके, सबसे पहले इसकी हम जरा मीनिंग्स देख लें. लाइसो निकला है लाइसिस में से. लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग अप, टूट जाना. किसी चीज का बड़े बड़े पार्टिकल्स में से उसको कन्वर्ट करके छोटे छोटे जर्रात में तब्दील कर देना. दिस इज लाइसिस, तोड़ देना और टूट जाना. जो दूसरा इसका पार्ट है दैट इज सोमा, और सोमा मींस बॉडी. बॉडी के लिहाज से क्या मुराद है यहां पे? बॉडी जो ऑर्गेनल जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स. ओके, तो ये जो सोम्स हैं दीज आर द बॉडीज ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये इसके नाम का हिस्सा बना हुआ है, सोमा. नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि नजर कैसे आते हैं, इनकी साख्त कैसी है देखने के लिहाज से, और स्ट्रक्चर के लिहाज से ये हमें किस तरह के नजर आते हैं. तो इनका जो डिस्कवरर था दैट वाज डिड्यूव, ऑल्सो नोन एज डिड्यूवे. इसने बताया कि these organelles are single membrane bounded organelles हैं. They are filled with enzymes and they have different shapes. इनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें 3 पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं कि एक मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ओके, इनके अंदर एंजाइम्स हो सकते हैं. कौन कौन से एंजाइम्स हैं ये भी नेक्स्ट स्टेप में मैं बताता हूं आपको. और ये वाला जो पॉइंट है, दे मे हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं. इसकी बुनियाद पे इनको एक और नाम दिया जाता है, दे आर प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल. प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? जो अपनी शक्लें तब्दील करता रहे, जिसकी शक्लों में बहुत सारी डाइवर्सिटी हो, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में पाया जाता हो. दे आर नोन एज प्लियोमॉर्फिक. ऑलराइट, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ दे आर द एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, तो इनके एंजाइम्स की क्या स्पेशलिटी है? ओके, सबसे पहले नंबर पे दे कंटेन एसिड फॉस्फेटेजेस. आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूं मैं यहां पे. Then they also contain hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes जो पानी की मौजूदगी में काम करते हैं. For example, hydrolase. Alright students, तो अब जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस था उसमें बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है. तो इस कन्वर्जन के लिए द सेल नीड एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स. तो ये जो प्रोटीन्स हैं सारे के सारे ये बन के कहां से आ रहे हैं? तो वी हैव द प्रोटीन फैक्ट्रीज इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि क्या हैं? राइबोसोम्स. ओके, सो synthesis
ऑफ एंजाइम्स। इसके लिए मैं पाथवे आपको बताने लगा हूं कि ये एंजाइम्स बनते कहां पे हैं और उसके बाद फिर किस तरह से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। फ्रॉम द राइबोसोम्स दे आर सेंट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर सेंट टू द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस के अंदर इनको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद इनको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये है एक सीक्वेंस एंजाइम सिंथेसिस से लेके उनकी प्रोडक्शन और फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने तक। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर मैं इंक्लूड करने लगा हूं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स? ऑलराइट, सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द प्राइमरी लाइसोसोम और फिर इसके साथ हम सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी लाइसोसोम? ऑलराइट, अब देखें जी, अभी मैंने बताया कि जो वेसिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो कहां से रिलीज हो रहे हैं? गोल्जी बॉडी से। तो हम वहीं से इसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर budded off, अलहदा कर दिए जाना, budded off from Golgi complex as primary lysosomes. Alright students, जो एंजाइम्स सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर पैक होके वेसिकल की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में छोड़ दिए गए हैं, दे आर नाउ टर्म्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंडोसाइटोज होके एक छोटे से फूड वैक्यूल की फॉर्म में किसी भी साइटोप्लाज्मिक पार्ट में घूमता फिरता नजर आएगा, प्राइमरी लाइसोसोम्स का काम है कि फौरी तौर पे उनको तलाश करना शुरू कर देना। और जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम्स जाके उसके साथ फ्यूज होंगे तो इट विल बिकम अ फूड डाइजेस्टिंग वैक्यूल। अब ये जो फूड डाइजेस्टिंग वैक्यूल है इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सेकेंडरी लाइसोसोम को डिफाइन करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, और आपके लिए मैं और आसान करके लिखने लगा हूं, व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम fuse with the food vacuole or a worn out organelle, it becomes secondary lysosome. Okay, जी स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब यहां पे हमने दो चीजों का इजाफा कर दिया। पहले नंबर पे तो ये कि प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। उसके साथ एक और यहां पे आपको ये टर्म लिखी हुई नजर आ रही है, worn out organelle। ओके, इससे क्या मुराद है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जो अब किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहे, किसी काम के नहीं रहे, तो उन ऑर्गेनल्स को रिटायर कर दिया जाता है। जब उनकी रिटायरमेंट करनी होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि उनको फौरन जाया कर दिया जाए। इसका मतलब है कि उनमें से कुछ चीजें में भी काम की हो सकती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो उस सूरत में भी प्राइमरी लाइसोसोम जाके उस ऑर्गेनल के साथ कंबाइन कर जाते हैं और कंबाइन करने के बाद उनको डीनेचर कर दिया जाता है। उसमें से काम की चीजें आइसोलेट कर ली जाती हैं और बाकी चीजों को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर किसी वॉर्न आउट ऑर्गेनल के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा तो उसको भी हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। लेकिन अगर और ज्यादा स्पेसिफाई करना पड़े तो फिर हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं यहां से, और वो क्या है
define autophagosomes. All right, students. What are autophagosomes and what is autophagy? ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन निकला है इसी टॉपिक के अंदर से, तो इसका जवाब भी मैं आपको बताता हूं. पहले हम जरा इस वर्ड के ऊपर गौर कर लें. ऑटो, खुदकार तरीके से हो जाने वाला अमल. फेगो, फेगोसाइटोसिस. सोमा, बॉडी. ऑलराइट, तो इसका क्या मतलब है कि खुद ब खुद से कुछ अपनी ही चीजों को खा जाने वाले ऑर्गेनल्स. ऑलराइट, so these bodies are known as the autophagosomes. Autophagosomes are actually a type of secondary lysosome. ये secondary lysosome की ही एक किस्म शुमार किए जाएंगे और इनको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Lysosomes involved in self-eating process of their own worn out, or we can say non-functional organelles. Are called autophagosomes, and the whole process of self-eating is called autophagy. Self-eating. Okay? अब इसमें से मैं दो वर्ड्स को अलग-अलग से हाईलाइट करने लगा हूं. पहले नंबर पे तो हमारे पास है ऑटोफेगी. ऑटोफेगी इज व्हाट सेल्फ ईटिंग प्रोसेस. ओके, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यहां पे worn out और नॉन फंक्शनल. ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनल्स जब से सेल माइटोसिस के थ्रू पैदा होके काम करना शुरू करता है तो कुछ ऑर्गेनल्स दरमियान में उसका साथ छोड़ जाएं, वो काम करना ही खत्म कर दें और सेल को ऐसे ऑर्गेनल्स की जरूरत नहीं होती. जब सेल को ऐसे ऑर्गेनल्स की जरूरत नहीं है तो वहां पे वो स्पेस और वो एनर्जी जाया नहीं करता. तो उसके लिए क्या किया जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम्स को मैसेज दे के वहां पे भेजा जाता है. प्राइमरी लाइसोसोम उसको एनगल्फ करता है, निगल लेता है और निगलने के बाद एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू उस बड़े ऑर्गेनल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसमें से यूजफुल एलिमेंट्स को निकाल लिया जाता है. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी और वो स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो ये काम करने के लिए जाते हैं दे आर नोन एज ऑटोफेगोसोम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करता हूं यहां पे एंड दैट इज व्हाट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में भी आप लोग इस टर्म से पहले से फेमिलियर हो, लेकिन लाइसोसोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट बात है. और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि लाइसोसोम्स दे ओनली वर्क विद इन द साइटोप्लाज्म. ओके, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. द लाइसोसोम्स दे मे रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड द सेल. सेल के बाहर भी एंजाइम्स रिलीज कर सकते हैं और जब एंजाइम सेल से बाहर जाके बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें ताकि उनको बाद में जज़ब किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन. ओके, मैं इसको डिफाइन करने लगा हूं यहां पे. लाइसोसोम्स रिलीज enzymes to digest large food particles into smaller and
एब्जॉर्बेबल, जज़ब करने के भी काबिल हों, पार्टिकल साइज। ऑलराइट, एंजाइम्स सेल से बाहर जाके काम करें और फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकें। दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक बड़ा अहम हिस्सा है लाइसोसोम्स के अंदर, और वो क्या है? द स्टोरेज डिजीजेस और द कंजेनिटल डिजीजेस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये लाइसोसोम के अंदर। और यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाए एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पे कि राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स, तो यू मस्ट इंक्लूड द कंजेनिटल डिजीजेस और द स्टोरेज डिजीजेस इन दिस टॉपिक। ओके, डिजीजेस तक आप लोग लिखेंगे इसको। ऑलराइट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट द स्टोरेज डिजीजेस। Storage diseases, also known as congenital diseases, और आपकी आसानी के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, LSDs। ओके, lysosomal storage diseases। अब पहला लफ्ज तो आसान है, स्टोरेज डिजीजेस। किसी भी पार्टिकल की, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए, अगर वो सेल के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में जमा होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मेलिटी आएगी वो स्टोरेज डिजीज कहलाएगी। ऑलराइट, अब स्टोरेज डिजीजेस बाज़ औक़ात पैदाइशी भी हो सकती हैं, ओके, जिनको हम मरूसी या इनहेरिटेड डिजीजेस भी कहते हैं। तो पैदाइशी तौर पे अगर ये बीमारी है तो उसके लिए हम कह रहे हैं कंजेनिटल डिजीजेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, तो इसका मतलब लाइसोसोम्स इन्वॉल्व हैं। लाइसोसोम्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं आपको एक छोटा सा यहां पे टिप बताने लगा हूं, और वो क्या है? म्यूटेशन। द मेन कॉज फॉर द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस और द कंजेनिटल डिजीजेस इज द म्यूटेशन। अगर पेरेंट्स के जेनेटिक मटीरियल के अंदर ईदर फ्रॉम द फादर और फ्रॉम द मदर, ओके, वालिद या वालदा का जो डीएनए है, जब उसको फर्दर ट्रांसफर करना है इनटू नेक्स्ट जनरेशन, अगर वहां पे कोई ना कोई छोटा सा जेनेटिक सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए, और किस चीज का जेनेटिक सीक्वेंस डिस्टर्ब हो? उस एंजाइम का जो लाइसोसोम्स के अंदर आने हैं। तो जब एंजाइम्स नहीं होंगे तो जिस प्रोसेस को उन्होंने कैटालाइज करना था वो प्रोसेस मुकम्मल तौर पे कैटालाइज नहीं किया जा सकेगा। तो जो सबस्ट्रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब वो बहुत ज्यादा मिकदार में इकट्ठा हो जाएगा तो इट मे रिजल्ट इनटू दिस डिजीज। अल्टीमेटली ये बीमारी हो सकती है जिसको हम कह रहे हैं कंजेनिटल डिजीज। इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले नंबर पे मैं यहां पे आपको एक पॉइंट लिख के दे रहा हूं म्यूटेशंस के साथ, इसको आप लोग भी नोट कर लें। म्यूटेशन, व्हाट डज इट मीन? चेंज इन डीएनए। ओके, ये तो इसका मतलब हो गया। What is the relationship of this mutation with the storage diseases? The sequence of genetic material that code for a specific lysosomal enzyme is missing, वहां पे मौजूद ही नहीं है। So the enzymes are not synthesized, वहां पे एंजाइम्स नहीं बनाए जाएंगे, and the substrates, they can be carbohydrates, they can be lipids, or they can be conjugated molecules, glycolipids वगैरह भी हो सकते हैं, will be
accumulated or stored inside the cell, सेल के अंदर जखीरा कर दिए जाएंगे। और एक छोटी सी अंग्रेजी की कहावत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, तो यहां पे भी बेशक वो मॉलिक्यूल्स, वो पार्टिकल्स सेल के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यील्डिंग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तवानाई फराहम कर सकते हैं, लेकिन जब एंजाइम नहीं है कैटालाइज करने वाला तो वो हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन सकते हैं। ओके, इसके लिए द फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज। ऑलराइट, बीमारी का नाम है। अब इसके नाम पे जरा गौर करें, ग्लाइकोजन। ओके, so it is somewhat related to the glycogen. Glycogen क्या चीज होती है? The stored form of glucose inside the liver and the muscles. Okay? Animals के अंदर जो ग्लूकोज की stored form है, that is glycogen. और glycogen कहां पे आपकी बॉडी के अंदर स्टोर की जाती है? या तो लिवर में स्टोर की जाएगी या फिर आपके मसल्स के अंदर स्टोर की जाएगी। तो ये ग्लाइकोजन अगर जरूरत से ज्यादा स्टोर हो जाए तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम यहां पे रिक्वायर्ड है, दैट एंजाइम इज मिसिंग। अब अगर ये एंजाइम यहां पे मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स की फॉर्म में सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और उस सूरत में ये बीमारी हो सकती है। दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। आफ्टर ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज, द सेकेंड वन इज टे-सैक्स डिजीज। दो साइंसदानों के अलग-अलग नाम है ये, टे-सैक्स डिजीज, जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है। और वजह क्या होगी? अगेन द म्यूटेशन। ओके, ऐसी म्यूटेशन जिसकी वजह से वो एंजाइम जिसने फैटी एसिड्स को या लिपिड्स को ट्रांसफॉर्म करना है किसी और शॉर्ट चेन फैटी एसिड या किसी और सबस्ट्रेट के अंदर, दैट एंजाइम इज मिसिंग। ओके, तो यहां पे इसकी वजह फिजियोलॉजिकली हम क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ lipids, or we can say glycolipids. All right students, अब इन लिपिड्स को कन्वर्ट करना या तोड़ना जरूरी है ताकि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो शीरखार बच्चे होते हैं, छोटी एज के बच्चे जो होते हैं, उनके नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं वो ग्रो कर सकें और मैच्योर हो सकें। लेकिन जब ये एंजाइम्स मिसिंग होंगे, ये कन्वर्जन प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं किए जा सकेंगे, तो उसकी वजह से दीज किड्स, ये जो छोटे बच्चे हैं, दे मे सफर फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। ऐसा भी हो सकता है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना रहे, और समटाइम्स इट मे लीड टू डेथ ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग। ओके, उसकी वजह से बीमारी की सूरत में अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए ये प्रोसेस, एंजाइम्स बिल्कुल नहीं है, ये कन्वर्जन नहीं हो रही, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस ह्यूमन बीइंग की बचपन में ही डेथ हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टोरेज डिजीजेस। आपने चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है तो दिस होल थिंग इज एनफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस हमने देखा है, इसको मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूं ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो पहले की निस्बत थोड़े से और स्ट्रांग हो जाएं। ओके, तो चलें मैं आपको दिखाता हूं कि ये लाइसोसोम काम किस तरह से कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं चाह रहा था कि लाइसोसोम्स के अंदर जो एक दो पॉइंट्स, जो टेक्निकल चीजें हमने देखी हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखा भी दूं और साथ समझा भी दूं। ऑलराइट, पहला पॉइंट इसके अंदर जो एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम वाला है वो होगा। और सेकेंड जो पोर्शन में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दैट इज अबाउट द ऑटोफेगी। ओके, कि ये सेल्स जो हैं वो खुद से किस तरह से अपने मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स को खा रहे होते हैं, और साथ में उसकी एक दो और वजूहात भी बयान करता हूं। ऑलराइट, तो यहां पे देखें जरा, ये एक लिविंग एनिमल सेल है
जिसकी गोल्जी बॉडीज फंक्शनल हैं, ऑलराइट। अब ये जो इसकी गोल्जी बॉडीज काम कर रही हैं, इन्होंने बहुत सारे एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिया मैं, ऑलराइट। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाएंगे, वेरी गुड। अब ये जो एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स जो गोल्जी बॉडीज में से रिलीज हो रहे हैं, दे आर नोन एज द प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। अगर कोई एक फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस के थ्रू मूव करके लाया जा रहा है विद इन द एनिमल सेल साइटोप्लाज्म, तो प्राइमरी लाइसोसोम उसको अप्रोच करेगा और उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, मिल जाएगा। जैसे ही उसके साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। ब्रिलियंट। ओके, अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसमें फिर फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट किया जाएगा फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, और एंजाइम्स अपना काम कर देंगे यहां पे। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, जो फूड पार्टिकल्स हजम नहीं हो सकते, उनको उसी वेसिकल के अंदर पैक करके फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेजा जाएगा। वहां पे वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में काम करेंगे और मेम्ब्रेन रप्चर होगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ओके। अब जो दूसरा हिस्सा है इसका, यहां पे ये देखें जरा, ये कोई ऑर्गेनेल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है और कोई और भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हो सकता है, जिसकी अब सेल को जरूरत नहीं रही। अब जब सेल को इसकी जरूरत नहीं है तो सेल क्या करेगा? यस, प्राइमरी लाइसोसोम को ट्रेवल करवाएगा टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनेल और उसको ऑर्डर्स दिए जाएंगे कि इसकी ऑटोफेगी कर दो, ऑलराइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑटोफेगी की जरूरत क्यों पेश आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ऑटोफेगी की जरूरत पेश आ सकती है, नंबर वन, ये कोई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है कि सेल के रूटीन के कामों में से कोई एक काम हो सकता है। नंबर टू, ऐसा भी हो सकता है कि सेल चाह रहा हो कि ये ऑर्गेनल अब किसी काम का नहीं रहा तो इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए और उसकी रिसाइकलिंग कर ली जाए, उसमें से काम की चीजें बाहर निकाल ली जाए। और नंबर थ्री, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है? बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर कोई लिविंग बॉडी स्टारवेशन की कंडीशन तक जा चुकी हो, कैद साली किसी कंडीशन हो और फूड पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी ना हो, मजीद खुराक ना मिल रही हो, तो उस सूरत में सेल्स क्या करते हैं? अपनी एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं उनकी कुर्बानी दे देते हैं और उनको तोड़ के उनमें से एनर्जी निकाल के अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है, ऑलराइट। तो ये वो वजूहात हैं कि सेल को ऑटोफेगी की जरूरत पेश आ जाए। अब देखें स्टूडेंट, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जब ये जाके इस ऑर्गेनेल के साथ फ्यूज कर रहा है, तो इस सूरत में अब हम इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। और इस सेकेंडरी लाइसोसोम का दूसरा नाम इसके इस स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से क्या होना चाहिए? यस, दैट इज ऑटोफेगोसोम्स, ऑलराइट। अब फिर इस ऑर्गेनेल को तोड़ दिया जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया जाएगा? फर्दर इसको रिसाइकल कर दिया जाएगा। जो काम की चीजें वो सेल रख लेगा, जो काम की चीजें नहीं है उनको फिर किसी वेस्ट वेसिकल के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी। और जिस प्रोसेस के जरिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जा रहा है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। फिर इंशाल्लाह ताला इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं, लेटर ऑन जो आपकी बुक का सीक्वेंस है, वो इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे।